नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि अधिवेशन की यहां पर शुरुआत कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज जम्मू में 1 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू पहुंच चुके हैं और अधिवेशन में धारा 370 और राज्य बहाली के मुद्दे को यहां लेकर सख्ती से पूरी तरह चर्चा हो सकती है। मुकम्मल तरीके से आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग जगहों पर जाकर धारा 370 का मुद्दा किस तरह से बुनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले रामबन के अंदर भी दौरा, डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की बहाली को लेकर यहां पर बड़ा बयान जारी करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों की तर्ज पर यहां आंदोलन करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है और उसके बाद ही यहां पर आगे इस मुद्दे को लेकर जाने की भी जरूरत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो कि सीनियर लीडर पूरी तरह से जम्मू के अंदर पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हुए हैं और जम्मू में अब किस तरह से आगे पूरी कवायद को बुना जाएगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या चल रहा है वहां पर? जी मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा आशा जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वहां पर भी संबोधित करते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहां पर जो है शेख अब्दुल्ला जी की अगर हम बात करते हैं तो उनके वहां पर गए थे और वहां पर मजार पर जो है जाकर जो है माथा टेका था। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आज जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचते ही शेर कश्मीर भवन में जाकर जो है कन्वेंशन की जाएगी। हालांकि तमाम लोगों को वहां पर संबोधित किया जाएगा और किस तरह से आप देखते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं या उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो केंद्र सरकार को घेरने पे लगे हैं। हालांकि उनका यही कहना होता है कि निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के हालात जो है वो ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है और लगातार हालत जो है बिगड़ते हुए इस तरह के बयानबाजी जो है ये तमाम संगठन जो है वो करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो पीडीपी खेमा हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा हो। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू पहुंचते ही तमाम अपने लोगों को वहां पर जो है कन्वेंशन के अंदर। ये बताइए कि कन्वेंशन में जिस तरह से वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, धारा 370 को लेकर चर्चा हो सकती है, इसके अलावा और कहां पर कार्यक्रम रहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के? जी आज सिर्फ शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है उनका कार्यक्रम रहेगा और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि धारा 370 का जिस तरह से राग दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने आपने देखा होगा कि जिस तरह से किसान बिल जो है वो वापस लिया गया है, देश के प्रधानमंत्री ने जब संबोधन में कहा था कि वो किसान बिल वापस लिया गया है, उसी तरह से निश्चित तौर पर अब उनका ये भी कहना है कि अब हम 370 जो है मरते दम तक जो है वापिस लेंगे और लेकर रहेंगे। इस तरह का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है और कहना कि जिस तरह से लगातार अब इस कवायद को जो है अब आगे बढ़ाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। कल जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती वहां पर पहुंचे हुए थे और इसके साथ साथ आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुंच गए हैं और जम्मू पहुंचते ही यहाँ पर तमाम लोगों को जो है यहाँ पर संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाला समय होगा कि इस पूरी कन्वेंशन के अंदर जो है क्या कुछ बयानबाजी है और क्या कुछ सामने जो है निकल कर सामने। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कन्वेंशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। शेर भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंच चुके हैं। धारा 370 को लेकर मंथन यहां पर किया जा सकता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर पूरी कवायद जो है वो बुनी जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलते हैं। सांबा से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर उपराज्यपाल चमलियाल बाबा का दौरा कर सकते हैं और दोपहर 3 बजे चमलियाल पहुंचेंगे उपराज्यपाल, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और विकास का ब्यौरा लेंगे और देवस्थान पर हाजिरी देकर सुख समृद्धि की मन्नतें भी मांगी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज चमलियाल का दौरा करेंगे और वहां पर किस तरह से काम चल रहा है, मेले को मद्देनजर रखते हुए उसका पूरा जायजा भी लिया जाएगा, ब्यौरा लिया जाएगा, विकास को मद्देनजर रखते हुए बातचीत होगी और साथ ही साथ देवस्थान पर हाजिरी देकर सुख समृद्धि की भी कामनाएं की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विकास बताया जा रहा है कि विकास के हवाले से ही पूरा ब्यौरा वहां पर जुटाने की कोशिश होगी और लगातार ग्राउंड जीरो पर अगर उपराज्यपाल पहुंचते हैं तो मुकम्मल तरीके से आम जनता भी वहां पर रहेगी और इसके साथ देखना यह होगा कि क्या आम जनता से रूबरू होते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, ये पूरी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से आज दौरा उपराज्यपाल का अहम माना जा रहा है, क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है?
देखिए, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पहली बार यहां आज बॉर्डर इलाके का दौरा करेंगे रामगढ़ सेक्टर में, और सबसे पहले वो बाबा चामल्याल जी की श्राइन पर पहुंचेंगे, वहां पर चादर चढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ जो होली पॉन्ड है, यहां पर शक्कर जो वो मिलती है, उस शक्कर का वो पूरा निरीक्षण करेंगे, उस जगह का निरीक्षण करेंगे, और उसी के साथ साथ जो बीओपी चामल्याल है वहां पर जाकर वो जवानों से मिलेंगे, बीएसएफ के जवानों से, और उसी के साथ साथ उनकी मीटिंग भी बीएसएफ के अधिकारियों से हो सकती है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। और उसी के साथ साथ बॉर्डर इलाके के लोगों की दिक्कत परेशानियों को भी सुनेंगे, वहां पर डीडीसी, बीडीसी चेयरमैन ये सारे मौजूद होंगे, पंच सरपंच वहां पर मौजूद होंगे, और रामगढ़ सेक्टर जो कि पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो वहां के लोगों की समस्या को भी सुन सकते हैं। और उसी के साथ साथ पंचायत दर्पण जो वेबसाइट लॉन्च की गई थी, उसका आज वो शिलान्यास करने भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से पहली बार ये दौरा करने जा रहे हैं, और ये भी हमें जानकारी मिल पाई है कि जिसमें डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर तो बात की ही जाएगी, लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि वो इस बाबा चामल्याल श्राइन का दौरा करेंगे और वहां पर वो माथा टेकेंगे। तो अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिल पाई वो यही है, लेकिन 3 बजे जो वक्त निर्धारित किया गया है एलजी साहब के यहां पहुंचने का, तो यहां उसी को लेकर अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो पहली बार आज ये दौरा किया जा रहा है, तो यहां वो लोगों के सामने जब फेस टू फेस वो बात करेंगे, तो लोगों की जो दिक्कत परेशानियां हैं बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की, उसको वो नोट करेंगे और उसका आने वाले दिनों में उसका निपटारा भी करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ बातें सामने आती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि विकास को लेकर बातचीत करने की कोशिश जो है वो होगी। विकास को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से काम वहां पर चलाए जा रहे हैं, और क्या लगता है कि जो लोगों की वहां पर डिमांड्स रहेगी उसे भी वहां पर सुना जाएगा, और किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जिस तरह से आपको बता दें, इससे पहले बैक टू विलेज कार्यक्रम रहे हैं, उसी के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर केंद्र सरकार के यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी यहाँ दौरा कर चुके हैं, उसको लेकर भी जो रिपोर्ट तैयार की गई होगी उसके ऊपर भी वहां पर बातचीत की जाएगी। और पंच सरपंच जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, उनकी दिक्कतें यही है कि जो फेंसिंग के आगे उनकी जमीनें हैं, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा, तो आज जमीनों को लेकर भी वहां पर बातचीत जो वो की जाएगी, एलजी साहब के आगे ये चीज रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि बॉर्डर के लोगों को क्या सौगात मिलती है। लेकिन आशा आपको बताते चले कि जिस तरह से ऑक्ट्राई पोस्ट पर आपने देखा कि वाघा बॉर्डर की तर्ज पर यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, तो यहाँ बाबा चामल्याल जो दरगाह है, ये आप जानते हैं कि पूरे इस समय दुनिया में मशहूर दरगाह है। यहाँ बाहरी राज्यों की लोग यहाँ पर आते हैं माथा टेकने के लिए। तो लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से ऑक्ट्राई पोस्ट को पूरी तरह से तैयार किया गया है वाघा बॉर्डर की तर्ज पर, तो बाबा चामल्याल जो श्राइन है, इसको भी इसी तरह से इसी तर्ज पर तैयार किया जाए, यहाँ पर भी मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो और ये आकर्षण का केंद्र बने। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बातचीत होगी, जिसको लेकर पंच सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, ये सारे मौजूद होंगे और इस मुद्दे को भी वहां उनके सामने रखेंगे। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बाबा चामल्याल का दौरा हो सकता है आज, और 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। विकास के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बातचीत होगी, और भी क्या क्या मुद्दे रहेंगे वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, गुलमर्ग आपको लिए चलते हैं, क्योंकि गुलमर्ग से भी एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर सोनमर्ग लेह हाईवे पर 3 दिन बाद यहां यात्री वाहन जो है वो दौड़ रहे हैं, और सोमवार को हिमस्खलन की आशंका के चलते रोक दिया गया था यहां पर यातायात, और रविवार को भारी बर्फबारी के कारण ये हाईवे बंद हुआ था, और हाईवे दोबारा खुलने पर लोगों ने अब राहत की सांस ले ली है। क्योंकि कल शाम को भी जिस तरह से आपको खबर दिखाई गई थी कि लगातार यहां रास्ते को बंद रखा गया है, क्योंकि एवलांच आने का खतरा बताया जा रहा था, जिसकी वजह से बीआरओ की तरफ से इस रास्ते को बंद रखा गया। लेकिन अब नई अपडेट आप देखिए, सोनमर्ग लेह हाईवे पर 3 दिनों बाद यहां यात्री वाहन जो है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ हटाने का काम वहां पर किया गया, और अब यहां पर रास्ते पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो साथ ही आपको यह भी दिखाना बहुत जरूरी है कि हिमस्खलन की वजह से ही इस रास्ते को बंद किया गया था, बर्फबारी हो गई थी, और जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी थी, और कॉन्वॉय को सबसे पहले छोड़ने की बात सामने रखी गई थी। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कॉन्वॉय के बाद अब किस तरह से यात्री वाहनों को भी छोड़ा गया है। लेकिन बर्फबारी का सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहता तो काफी मुश्किलें हो सकती थी। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई कि अब मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहने वाला है, और उसी की वजह से अब यहां पर प्रशासनिक अमला जिस तरह
तरह से डटा हुआ था उसने अपना काम किया और मशीनों की मदद से यहां बर्फ को हटाया गया और बर्फ को हटाने के बाद पूरी तरह से रास्ता क्लियर कर दिया गया, जहां पर रास्ते में फंसे हुए यात्री वाहनों को सबसे पहले यहां से छोड़ा गया है। और इस वक्त आप साफ तस्वीरें गुलमर्ग सोनमर्ग से ही देख रहे हैं, जहां पर यात्री वाहनों को छोड़ा गया है और लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण इस हाईवे को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यहां प्रशासनिक अमला पूरी तरह से डटता हुआ नजर आया। सलीम वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक यहां पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह से देख रहा है कि किस तरह रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अपडेट क्या है? देखो आशा, जो आज का जो ट्रैफिक हुकाम ने ये फैसला लिया है, सबसे पहले उनको पहले छोड़ा गया है और जोजिला में जो बना था तो सुबह उनको पूरी तरह से पहले जो बीकन की गाड़ी वहां पे टेस्ट ड्राइविंग के लिए जाती है मिनीमर्ग तक, उसके बाद ही गाड़ियों को अलाउ किया गया है द्रास की तरफ से। और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आज पैसेंजर गाड़ियों को मिली है और ये जो टोल पोस्ट है सोनमर्ग ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, उसी से ये गाड़ियां पास होती हैं और BRO 122 और ट्रैफिक डिपार्टमेंट गांधरबल वो इसमें लगे हैं। और आज 3 दिन के बाद श्रीनगर लेक कौमी शाहरा को खोल दिया गया है और बाकायदा तौर पर इसमें आज पूरी दिन को कानवाई चलेगी। और सबसे पहले पैसेंजर गाड़ी को छोड़ा गया, उसके बाद आर्मी कानवाई जाएगी, उसके बाद ट्रैफिक गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। चलिए सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सलीम वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से गुलमर्ग के अंदर लगातार गाड़ियों को छोड़ दिया गया है, लेकिन सबसे पहले यहां पर यात्री वाहनों को छोड़ा जाएगा और उसके बाद ही आर्मी की जो कॉन्वॉय रहेगी उसे जाने की इजाजत दी जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, गुलमर्ग आपको लिए चलते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में भी अब यहां पर बदला बदला सा नजारा देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग की हसीन वादियों का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और गुलमर्ग में चारों ओर यहां बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और धूप खिलने से हर किसी ने राहत की सांस ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट गुलमर्ग से देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बताते चले कि कश्मीर के अंदर गुलमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और बाहर से पर्यटक यहां रुक करते हुए नजर आए और हर बार पर्यटकों का ये कहना था कि वो आकर यहां पर जन्नत का नजारा लेते हैं। लेकिन गुलमर्ग की हसीन वादियों का लुत्फ जिस तरह से पर्यटक उठा रहे हैं वो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गुलमर्ग में चारों ओर अब बर्फ जो है वो बिछ चुकी है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बाहर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे संवाददाता इशफाक डार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट किया है, जरा देखिए क्या कुछ दिखा रहे हैं। मौजूद है सयाती मुकाम गुलमर्ग में। काफी देर मौसम खुश्क रहने के बाद अगरचे कल यहां पर सयाती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, ताहम सयाती मुकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में जो है पर्यटक पहुंच रहे हैं और यहां पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। अब आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जाती है कि अगर घाटी में इसी तरह का मौसम रहा तो यहां पर काफी तादाद में जो है पर्यटक आ सकते हैं और बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजौरी और राजौरी से दिखा देते हैं किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार आपने देखा किस तरह से मुगल रोड पहले यहां पर बंद कर दिया गया था, लेकिन मुगल रोड पर आज बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौसम के मिजाज बिगड़ने पर बर्फबारी से बंद हुई थी मुगल रोड और मुगल रोड बंद होने से राजौरी पुंछ के लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी और बर्फ हटाने का काम जल्द पूरा होने का यहां अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन लोगों की यहां पर यह पुरानी मांग रही है कि इस रास्ते को सिर्फ महज 6 महीने के लिए नहीं खोलना चाहिए, ये 12 महीने यहां पर रास्ता खुला होना चाहिए। इस पर प्रशासन को, सरकार को गौर फरमाने की जरूरत है, जिस पर काम करने की भी जरूरत थी। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट मुगल रोड पर देखने को मिल रही है, जहां पर आज बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कल से बर्फबारी का सिलसिला वहां पर देखा गया था, लेकिन मौसम साफ होने के बाद यहां पर प्रशासनिक अमला जो है वो यहां डटता है, जुटता है और किस तरह से काम हो रहा है वो आपको साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप साफ देखिए किस तरह से मुगल रोड पर यहां बर्फ को हटाने का काम जारी कर दिया गया है और मौसम के मिजाज बिगड़ने के बाद यहां पर बर्फबारी शुरू हो गई थी और मुगल रोड बंद होने से राजौरी और पुंछ के लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। मुगल रोड, क्योंकि अगर आपको राजौरी से शोपिया के रास्ते होते हुए श्रीनगर पहुंचना है तो बहुत ही कम समय में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से ज्यादातर मरीज अपना इलाज करवाने के लिए श्रीनगर का रुख करते हैं, जिसमें अब कहीं ना कहीं खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा था। लेकिन प्रशासन ने यहां पर हरकत में आते हुए बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया है। लेकिन कितने समय में ये पूरा काम हो पाएगा ये देखने वाली बात है और लगातार लोगों की जो डिमांड रही है उस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां पर कितनी सरकारें आई और चली गई और कई सरकारों ने यहां पर दावा किया कि इस रोड को बनाने के पीछे का हाथ उनका था, लेकिन इस पर पूरी तरह से मुहर अभी तक किसी ने नहीं लगाई है। लेकिन आम लोगों का यह कहना है
कि इस रास्ते को महज सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं खोला जाना चाहिए, इस रास्ते को 12 महीने यहां पर खुला होना चाहिए और उसके लिए प्रशासन को काम करने की भी जरूरत थी। लेकिन बर्फ हटाने का काम यहां पर अब पूरी तरह से जल्द खत्म करने के लिए भी अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि कितनी समय सीमा के अनुसार इस पूरे काम को खत्म किया जाएगा। जो अनुमान लगाया गया है क्या वो वाकई में ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगा कि नहीं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, क्या लगता है कितना समय लगेगा? मौसम पिछले कल और आज के दिन अच्छा खासी धूप निकली है, मौसम साफ हो रहा है, लगातार इससे बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। मगर बर्फ हटाने के बाद भी एक बड़ी समस्या जो रहती है इस रोड पर वो रहती है फिसलन की, जिसको देखते हुए तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 या 3 दिन तक अगर मौसम साफ रहता है तो 3 या 4 दिन के बाद इस रोड को खोल दिया जाएगा। मगर उसके लिए भी एक टाइम डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह इस रोड पर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन होती है इस रोड पर। क्योंकि बर्फबारी के बाद जो कोहरा पैदा होता है उससे वो नुकसान हो सकता है। उसको देखते हुए अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, मगर बर्फ हटाने का काम जो लगातार शुरू कर दिया गया। और बर्फ हटाने के साथ साथ ही अगर आप बात करें उसके बाद इसको रोड को साफ करने के बाद अगर रोड पूरी तरह क्लियर हो जाती है तो उसके बाद ही यहां गाड़ियां चलने की इजाजत दी जाएगी। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस रोड को खोलने के बाद यह डिसीजन देखा जाता है कि कितना फिसलन है इस रोड पर और उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत देगी। मगर अभी बर्फ हटाने का काम जिस तरह चल रहा है इससे यह लगता है कि आने वाले 2 या 3 दिन के बाद इस रोड को दोबारा बहाल किया जा सकता है। जी गुरु जी। जमशेद जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहां पर बर्फ हटाने का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन लोगों की यहां पर पुरानी मांग रही है कि महज सिर्फ 6 महीने के लिए ये रास्ता नहीं खुलना चाहिए, 12 महीने ये रास्ता खुलना चाहिए। और कई सरकारें आई हैं, चली गई हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार प्रशासन या फिर केंद्र सरकार काम करेगी? जुगर जी, बिल्कुल। ये कहें कि राजौरी पुंछ के लिए सबसे बड़ी वो मुगल रोड है जिस पर सबसे ज्यादा सियासत यहाँ की गई और इस मुगल रोड को लेकर साथ की, मगर इसके मुस्तकबिल के लिए किसी भी सियासी आज तो कोई बड़ा कदम नहीं हुआ। हालांकि पिछली सरकार बीजेपी और पीडीपी की सरकार के दौरान पीडीपी की तरफ से एक ऐलान जरूर किया गया था कि इस रोड पर टनल बनाया जाएगा, मगर सिर्फ वो भी कागजों तक ही ऐलान रहा, ऐलान तक ही पहुंचा, उससे आगे वो भी नहीं बढ़ पाया। मगर लोगों की सेंट्रल सरकार से बार बार अपील की जा रही है कि इस रोड पर टनल बनाया जाए ताकि इस रोड को 12 महीने गाड़ियों को आने जाने के लिए बहाल किया जाए। क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाती है तो उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि ये रोड फिर 6 महीने के लिए दोबारा बंद हो जाएगी, दोबारा ये रोड 6 महीने तक नहीं खुल पाएगी। और इसी मौसम के एंडिंग तक, मगर इस बार पहले बर्फबारी हुई है पिछले साल के मुकाबले में, मगर इस बार भी जिस तरह रोड पिछले अगर जब से खुली है इसके बाद 3 बार बर्फबारी के बाद बंद हो चुकी है। अगर एक या बार और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू होता है तो फिर जरूर बंद हो जाएगी। मगर लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर काम चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी यही है कि अभी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कब तक ये रास्ता खुलेगा। फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है कि अभी सामने नहीं रखा गया है कि कब तक इस रास्ते को खोला जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू का गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर एक बार फिर से यहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अस्पताल में कोविड प्रबंधन के हर तरह के बंदोबस्त कर लिए गए हैं और संसाधनों की यहां पर कोई कमी नहीं है। कोविड की पहली लहर के वजूद में आने पर भी इस अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था और आज यहां 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा अपने स्टाफ के साथ समय समय पर बैठकें कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और स्टाफ भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कमर कस चुका है। हमारा हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से इसके लिए रेडी है और हम लोग पूरे तैयार हैं। किसी किस्म का भी कोविड का, ओमिक्रॉन का कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम उसको पूरा डील करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमारे पास इस समय 200 बेड्स हैं, हॉस्पिटल में 200 बेड है। तो ये हॉस्पिटल जो हमने शुरू किया था, फर्स्ट वेव जब आई थी, कोविड की पहली वेव आई थी, उस समय हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। तब हमारे पास खाली बेड थे और ऑक्सीजन सप्लाई जो थी सेंट्रलाइज नहीं थी, सिलेंडर के थ्रू देते थे हम। 40-50 सिलेंडर थे। आज की डेट में हमारे पास 2000 से ज्यादा सिलेंडर हैं और अब 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं, जिससे हम हर बेड पे सप्लाई जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की सक्शन की सप्लाई हर बेड पे, मास्क पहन के रखें, भीड़ भड़के में जहां पे बहुत रश है जहां पे ना जाएं, 3 मीटर की दूरी बना के रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ साफ रखें। बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो घर से बाहर ज्यादा ना निकलें, खासतौर पे क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करें जाना और हैंड्स अपने क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे।
तो जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल फल और सब्जी मंडी एक बार फिर से कोरोना को फैलने का यहां सबब जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। कोरोना यहां पर फैल सकता है। मंडी में कोविड गाइडलाइंस की अब फिर से सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे हुए है और मंडी में रोजाना भारी मात्रा में उमड़ी हुई भीड़ कोरोना की तीसरी लहर से बेखबर है और ज्यादातर लोग मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझ रहे। और इस भीड़ में अगर 1-2 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो वो किस तबाही का कारण बनेंगे ये उन्हें शायद मालूम नहीं है। तो मंडी में कारोबार कर रहे व्यापारी भी इस लापरवाही से डरे हुए हैं और उनके पास अब लोग कोई चारा नहीं है। अवेयरनेस बड़ी चाहिए, सरकार तो अवेयरनेस कर रही है, मगर आम जनता को भी चाहिए कि हम 2 बहुत बड़े दलदल से बाहर निकले हैं और तीसरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। तो उम्मीदकरण यह है कि इसका इतनी जल्दी से फैलेगा कि समझ में नहीं आएगी किसी को कि कहाँ ये निकल चुका है। हर आदमी को चाहिए कि मास्क कम से कम 3 फुट 4 फुट की दूरी उसी हिसाब से चले, तब जाके इससे बचाव हो सकता है। अगर इसमें कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई तो आने वाले दिनों में नुकसान झेलना जो है वो सामने दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से जो भी शहर में बाजार में लोग परचेज करने के लिए जाते हैं या सब्जी मंडी में आते हैं, इनको चाहिए कि थोड़ी सी दूरी बना के रखें और हर आदमी को चाहिए कि मास्क जरूर पहने। मास्क के बगैर कभी भी कोई भी चीज जो लेनी है बाहर नहीं निकले और उसी काम पे नहीं निकले जो बहुत ही जरूरी काम है। कभी सैर सपाटे वाला समय नहीं है, क्योंकि सैर सपाटे तब होंगे जब दुनिया ठीक होगी। अब तो क्राइसिस फिर आने वाला है। इसके बचने के लिए एक ही उपाय है, डॉक्टर की सलाह लें और मास्क जरूर पहनें। सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस में एसआई की भर्ती के लिए आयु में 2 वर्ष की छूट दी है और लेकिन सरकार के इस फैसले से युवा खुश नहीं है। इन युवाओं ने सरकार से 2 वर्ष की बजाय 5 वर्ष की आयु में छूट देने की मांग की। अपनी इस मांग को लेकर विभिन्न जिलों के युवाओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी इस मांग के समर्थन में नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं ने कहा कि वो अपनी मांग को लेकर उपराज्यपाल से भी मिले थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन जो राहत उन्होंने दी है उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। अलग एरिया से आए हैं, कोई डोडा से है, कोई किश्तवाड़ से है, कोई रामन से है, कोई रियासी से है। हम 5-6 महीने से डिमांड कर रहे हैं कि मतलब कि 5 साल एज रिलैक्सेशन दीजिए। हमें एक ही बार चांस मिला था, मतलब कि 12 साल में खाली एक बार चांस मिला, वो 2016 में हमें चांस मिला। उसके बाद हमें चांस कोई भी नहीं मिला और कोरोना के बीच में कोरोना भी हुआ था, उसकी वजह से भी मतलब कि बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ यूटी में, के पूरे देश में हुआ। हम यही डिमांड करते जा रहे थे, हमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। हम गवर्नर साहब से भी मिले एलजी ऑफिस में, उन्होंने मिठाई भी खिलाई हमें कि चलो कोई बात नहीं, इस पे हमें सोच विचार करते हैं हम, तो हम कोई पोस्ट कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। हम उसी के इंतजार में सर इतने टाइम से उस आश्वासन में है कि वो हमें एज दे देंगे, बट जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन 2 साल की दी है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम वही बच्चे हैं 31, 32, 33 वाले वही बच्चे स्टार्टिंग से 5-6 महीने से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन 5 साल की चाहिए और यही हमारी जेन्युइन डिमांड है कि हमारी डिमांड पूरी की जाए। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मड़ ब्लॉक के 3 गांव में ड्रोन कैमरे के माध्यम से जमीन का सर्वे कर पैमाइश की जा रही है और संबंधित नायब तहसीलदार बृजमोहन की देखरेख में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन की मदद से हर गांव का सर्वे कर जमीनों और मकानों के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्व विभाग का फील्ड स्टाफ घर घर जाकर रिकॉर्ड की एंट्री करेगा और नायब तहसीलदार के मुताबिक कई गांव ऐसे भी हैं जिनका राजस्व विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सभी लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। वहीं लोगों ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया। यहाँ हमने मड़ और कलासी चक का ड्रोन फ्लाइंग हो रही है यहाँ, तो
जैसा आप देख रहे हैं कि ड्रोन ऊपर जाके फिर नीचे से जो भी आबादी का एरिया है, आबादी दे कुछ ऐसी लैंड है जिसका कोई जो वहां रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया होता है, मकान बने होते हैं, लेकिन उनका पर्सनल टाइटल कोई नहीं होता है। सरकार की तरफ से एक स्कीम चलाई गई जिसको समावितवा नाम दिया गया, और उस समावितवा स्कीम के तहत ये ड्रोन फ्लाइंग के जरिए मैपिंग हो रही है। मैपिंग होने के बाद उसमें फिर जितने भी प्लॉट्स होंगे, जितने मकान होंगे, सबकी एंट्री हमारा फील्ड स्टाफ जाके घर घर जाके नोट करेगा और उसका एक अलग सा रिकॉर्ड बन जाएगा। और हर एक जो रेजिडेंशियल हाउस होल्डर है उसको एक कार्ड मिल जाएगा, जो जिस कार्ड में उसका पूरा डिटेल होगी कि ये इसका मकान है, इतनी लैंड है, डायमेंशंस कितनी है, पूरा उसकी डिटेल उसमें हो जाएगी, जो पहले नहीं होता था। तो इसका मकसद यही है कि जो पब्लिक है, जो रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं लोग, उनको भी राइट उनको मिले। कोई लोन लेना होता है किसी ने, तो कई बार होता था बैंक वाले लैंड के कागज मांगते थे, तो आबादी दे में कोई लैंड का पर्सनल किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, वो आबादी दे मकूजा बशिंदगान दे होता था। तो इससे यह है कि जो इंडिविजुअल है उसको अपना पर्सनल राइट मिल जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट अलग से बन जाएंगे। लैंड को लेकर उनको हमको जी आने वाले फायदा ये मिलेगा, जो इधर हमारे मकान बने हैं, ये बस्ती है काफी, यहाँ हमारे 50-60 घर रिश्तेदारों के और कुछ दूसरे भी हैं। उसमें ये है कि हमारे ना नहीं है, ये गवर्नमेंट पक्का करके कर देगी मकान हमारे ना, जो जमीन है कुछ वो ही पक्की हो जाएगी। कल हम गवर्नमेंट से लोन ले सकेंगे इसमें, कल और कुछ वादा करेंगे, कुछ और बनाना अगर मकान वगैरह बना सकेंगे। हम गवर्नमेंट का, मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये एक अच्छा नेक काम शुरू किया है। और ये काम तो कम से कम 20-30 साल पहले चलना चाहिए था, लेकिन पिछली हुकूमतों ने ये नहीं ध्यान दिया, नहीं देखा गरीबों के लिए, जिम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ये नई स्कीम चलाई है, इसमें हम लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा। हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।